हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज की जो ये हमारी क्लास है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसकी ये लास्ट क्लास है। और आज हमारा पूरी हिस्ट्री जो है सीटेट एसएसटी में जो आपका 6, 7, 8 इन तीनों क्लास की जो हिस्ट्री पूछता है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। एंड आज आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं लेकर आई हूँ जो कि सीटेट ने पूछा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये 17 पेज की पीडीएफ है, बट टॉपिक आप समझ ही सकते हो। दांडी मार्च हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, किस तरीके से जो है हमें स्वतंत्रता मिली थी, जिसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका कैबिनेट मिशन। बाकी अलग से जब पाकिस्तान देश की मांग की गई थी, ये सारी चीज़ें आज आपको पढ़नी है। और यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आए हैं। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि मोटिवेशन बना रहता है। तो मैंने भी सोचा है कि आप सभी के लिए, क्योंकि हमने अलग अलग किया है कि एक लंबी क्लास रखेंगे 2 से 3 घंटे की, जिसमें 6, 7, 8 इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और कुछ क्वेश्चन जो कि बार बार पूछता है, उसको एक मैराथन आप बोल सकते हो, क्योंकि ज़्यादा दिन बचा नहीं है एग्जाम में। 2 महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे। तो एक क्लास मैं सोच रही हूँ जिसमें आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो आप मुझे बताना अगर आपको ऐसी क्लास चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा ताकि क्लासेस हों, क्योंकि कल से अब हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा क्लास 6 की। ठीक है, डेली 6 बजे क्लासेस होती हैं, आपको पता ही है। बाकी जिसके पास नोट्स है तो आप रिवीजन करना। देखो, कहीं से भी पढ़ो, अगर आपने अच्छे से याद नहीं किया, अगर आपका रिवीजन नहीं है, तो वो नोट्स, वो किताब कोई किसी काम का नहीं रह जाता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करो। आपको हर एक चीज़ याद होनी चाहिए, टॉपिक भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नोट्स तो बहुत सारे बच्चों ने ले लिया है। अभी भी जिनको नहीं मिला है तो आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके नोट्स ले लो। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे, आप सोच भी नहीं सकते हो इतने कम प्राइस में आपको पूरी 60 नंबर की सोशल साइंस मिल रही है। आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, तो नंबर स्क्रीन एंड कमेंट सेक्शन मिलेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि कल उस दिन जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने देखा था, सब कुछ तो पढ़ ही लिया है। आर्म्स एक्ट से शुरुआत किया था उस क्लास की, और आज हमें पढ़ना है भगत सिंह जी के बारे में। इन्हें आपको पता है कि बहुत ही कम उम्र में, मात्र 23 साल की उम्र में इनको फांसी दे दी गई थी। और ये भी क्वेश्चन पूछता है इनकी उम्र कितनी थी उस समय, 23। और हमारा जब 23 का उम्र होगा, या फिर आप सभी का होगा, या आप हैं भी, तो हमारे समय करियर की टेंशन होती है, बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं। और आप इनको सोचिए कितने बहादुर थे कि मात्र 23 साल में ही फांसी पर हंसते हंसते चढ़ गए थे। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले तो यहीं से आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है? हमारे भगत सिंह जी ने किया है। ठीक है, और इसमें और भी लोग शामिल थे, जैसे कि भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, सुखदेव हो गए। ये सभी लोग चाहते थे कि जो औपनिवेशिक शासन है, ये जो अंग्रेज हैं, ये जो अमीर शोषक वर्ग है, इनसे लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। अब ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसको पूरा करने के लिए इनको कोई ना कोई एक अपना संगठन बनाना था। तो इसीलिए इन्होंने शुरुआत किया था 1928 में दिल्ली में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है, दिल्ली की जगह पे पंजाब लिख देगा तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इन्होंने HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना की है वो 1928 में दिल्ली के फिरोजा कोटला मैदान में किया है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी थी, क्योंकि लाठीचार्ज के बाद से जो लाला लाजपत राय थे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दूसरा क्वेश्चन सिर्फ इतने ही पेज से पूछता है कि वो कौन से जो है हमारे जो इसमें शामिल हुए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी लाठी चार्ज की वजह से, तो वो थे लाला लाजपत राय। अच्छा, इनकी मृत्यु का बदला किसने लिया है तो आपको पता ही चल चुका है। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, आजाद जी और राजगुरु, इन सभी ने मिलकर लाला लाजपत राय पर जो लाठीचार्ज जिसने करवाया था ना, सैंडर्स नामक, उसकी हत्या कर दी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब दूसरी भी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने बोला था, इनका था कि जो बहरे हैं ना उनको सुनाना है। ठीक है, और उनको सुनाने के लिए कहीं ना कहीं धमाके की जरूरत पड़ती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी इन्होंने दिया है। और यहीं पर इन्होंने, यहाँ पर आप देखिएगा, इनके जो साथी थे राष्ट्रवादी BK दत्त के साथ क्वेश्चन पूछता है कि भगत सिंह जी ने केंद्रीय विधान परिषद में बम किसके साथ और कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को। किसके साथ? BK दत्त के साथ। ठीक है, और इनका मकसद क्या था कि जो बहरे हैं ना उनको सुनाना है। विदेशी सरकार को उसके द्वारा जो किया जा रहा ये भयानक शोषण है, इससे हमें अवगत कराना है। और उसके बाद से आपको पता ही है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। एंड उस समय इनकी उम्र थी मात्र 23 साल। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं, कि वो
किन किन लोगों को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ाया गया था? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ठीक है, ये रहे हमारे भगत सिंह। तो इनसे रिलेटेड जो 3-4 क्वेश्चंस पूछेगा कि HSRA की स्थापना कब कहाँ हुई, ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला किसने लिया, और सांडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या जो है वो किसने किया, आपका केंद्रीय विधान परिषद में बम जो है वो कब फेंका गया था। तो डायरेक्ट डेट पूछता है। और ये सिर्फ आपके सीटेट में नहीं, आपका DSSB, यूपी टेट, सुपर टेट, हर एक एग्जाम में, क्योंकि NCERT आएगी ही आएगी। ठीक है, चलिए अब लेटेस्ट क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछा था जनवरी 2021 में, और ये आपके नोट्स में मैंने जो आपको क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस प्रोवाइड किया है, जिसके पास है आप एक बार अपना प्रीवियस क्वेश्चंस वाला नोट्स उठाकर देखिएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन है ये, और ये डायरेक्ट पूछा हुआ है यहीं से। ठीक है, तो जो लोग बोलते हैं कि नहीं आता है NCERT, तो ये आप सभी के सामने एक प्रूफ भी है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत बताना है, गलत वाला बताना है। तो सभी जानते हैं कि इसमें भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने मिलकर स्थापना की थी, और इसकी स्थापना होती है 1928 में दिल्ली के फिरोजा कोटला मैदान में। ठीक है, 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई, ये गलत है। HSRA के सदस्यों ने सांडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी थी, जी हाँ। तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा, और गलत वाला ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने टॉपिक्स को क्लियर करना है, क्योंकि कुछ लोग नोट्स या फिर किताबें देख के डरने लगते हैं कि इतना कुछ पढ़ना है। जी हाँ, अब आपको बहुत ही डिटेल में चीज़ें पढ़नी है। अगला क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि HSRA एक समूह का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका पूरा आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्योंकि 1928 में भगत सिंह ने एक सदस्य के रूप में स्थापित किया था। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये है इसका नाम। और मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि ये सेम क्वेश्चन आपका DFCCIL में एग्जीक्यूटिव जो इलेक्ट्रिकल वाला जो एग्ज़ाम होता है ना, अच्छा खासा पेपर आता है, उसमें पूछा है, और सीटेट ने तो पूछा ही है। तो यहाँ पर मैं आपको इसलिए अलग अलग एग्जाम्स की भी लेकर आती हूँ, ताकि आपको लगे कि आप जो पढ़ रहे हो उसका बेनिफिट है। सो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगला अगला टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ये आप सभी को दिख रहे होंगे, हमारे महात्मा गांधी जी हैं, और इन्होंने जमीन पे बिखरा हुआ नमक अपने हाथ में उठाया, और जो नमक के प्रति जो आंदोलन चल रहा था, दांडी मार्च, यहाँ पर एक तरीके से सार्वजनिक रूप से इन्होंने उल्लंघन किया, क्योंकि इनका मानना था कि ये जो नमक है ये हम सभी मनुष्यों के भोजन का एक अहम हिस्सा होता है, और इस पे ब्रिटिश ने जो टैक्स लगा दिया है एकदम गलत है, इस पाप है, क्योंकि आप खाने वाली चीज़ों से टैक्स नहीं वसूल सकते हो। तो इस तरीके से ये दांडी मार्च स्टार्ट होता है, गुजरात से स्टार्ट होता है, और स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि इसमें महिलाएं भी हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में गांधी जी ने मना कर दिया था कि महिलाएं इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगी, बट सरोजनी नायडू जी उन्होंने इनको मना लिया, फिर इसमें महिलाएं भी शामिल हो गई थी। ठीक है, 1930 में ये शुरू होता है, 6 अप्रैल 1930 में। अच्छा, 240 किलोमीटर ये लोग पैदल चलते हैं। ठीक है, इस दांडी मार्च का महात्मा गांधी जी से ही रिलेटेड है, जो कि क्वेश्चन पूछता है। तो कुछ टॉपिक्स यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे कि पूर्ण स्वराज, आपको पता है इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाकर आएगा। तो 1930 में गांधी जी ने बोल दिया कि हम नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है, आप ना तो उत्पादन बिक्री सब पे रोक था। गांधी जी और अन्य राष्ट्रवादी का कहना भी था कि ये जो नमक पे टैक्स वसूला जा रहा है ये पाप है, क्योंकि ये हमारे भोजन का एक अहम हिस्सा होता है, बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था। अच्छा, इसमें मतभेद पैदा भी नहीं हुआ था, अमीर गरीब सब साथ में आ गए थे। ठीक है, कोई ऐसे डिफरेंसेस नहीं क्रिएट हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि क्या अमीर और गरीबों के बीच में मतभेद पैदा होने लगा था? बिल्कुल भी नहीं हुआ था। इसमें सब लोग साथ में आ गए थे, सभी को चाहिए थी भाई स्वतंत्रता। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ से स्टार्ट किया, तो इनके गांधी जी और इनके जो अनुयायी हैं, आप देख सकते हो, सभी लोग साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित जो दांडी था ना, वहां तक ये पैदल चलकर गए थे। साबरमती से शुरू किए, और वहां पर उन्होंने ऐसे नमक नीचे से उठाकर इसको हाथ में उठाया और नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। इवन इन्होंने पानी में उबालकर नमक भी बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका 6 अप्रैल 1930 है, जिस दिन ये नमक उठा रहे हैं उसकी डेट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कहाँ से, साबरमती से दांडी। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अच्छा ऊपर वाला थोड़ा सा कट गया है, बट यहाँ पर लिखा है कि जो दांडी यात्रा है, जो कि गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध मार्च किया था, ये किस राज्य में है, किस राज्य में ये हुआ था, ये आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। और ये सीटेट ने पूछा है 2019 में। तो सभी को पता है ये स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, दांडी मार्च गुजरात में।
ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है। अब इतने आसान क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये देखिए 2012 का है। 2012 में पूछा था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी मार्च ने किसकी शुरुआत को चिन्हित किया था, तो वो था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको चिन्हित किया था। इवन इन्होंने नमक उठाकर जो उल्लंघन किया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से इसकी शुरुआत को चिन्हित किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये आपका 2012 में पूछा हुआ है। ध्यान रखिएगा, पहले वाले जो टॉपिक्स हैं वो अभी भी बहुत बहुत रिपीट होते हैं, और यहाँ से आपको समझ में आएगा कि आपका एक एक टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक और क्वेश्चन है जो कि आपका लेटेस्ट पूछा हुआ है 2021 में, और मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप देखिए कि दांडी यात्रा से कितने क्वेश्चंस पूछे हैं। भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है, और यह घटना कब घटी। ठीक है, 1930 में हुआ था, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था 1930 में। ठीक है, याद रखो डेट वगैरह भी। चलिए 2021 का था ये। तो इस तरीके से इन्होंने नमक का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया, और आपसे ये भी पूछेगा कि इस आंदोलन में क्या बस गरीब ही शामिल थे, क्या किस किस वर्ग के लोग शामिल थे, तो याद रखिएगा इसमें किसान, आदिवासी और महिलाओं ने हिस्सा लिया। इनिशियली महिलाएं नहीं शामिल हो रही थी, बट ये हैं हमारी सरोजनी नायडू जी, इनके कहने पर महिलाएं शामिल हो गई थी। नमक के मुद्दे पर, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने वही है, फिर से इस आंदोलन को, जो दांडी यात्रा थी, जितने लोग भी शामिल थे सबको जेल में भी बंद कर दिया गया, इसको कुचलने का प्रयास भी किया गया। अब जो हमारी सरोजनी नायडू जी हैं, इनसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये कांग्रेस की पहली, ध्यान रखिएगा, भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, पहली थी, इसीलिए क्वेश्चन पूछता है। और वो समय था हमारा 1925, कानपुर अधिवेशन। ठीक है, कानपुर अधिवेशन। तो ये हमारी सरोजनी नायडू जी, यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो पहली भारतीय महिला थी, तो इसलिए क्वेश्चन पूछता है। अब यहां से आपका आता है कि जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जहां पर प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था, ये क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए प्रांतीय स्वायत्तता क्या होता है। जो संघ होता है उसी के भीतर रहे प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना, कि तुम लोग इंडिपेंडेंट, मतलब खुद से तुम लोग डिसीजंस ले सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, बट ये ऐसा प्रावधान किया गया था, और ये क्वेश्चन भी पूछता है। पहले इसको आपको समझना होगा। देखिए, भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया कि अब जो भी चुनाव होंगे उसमें इंडिपेंडेंट आप होकर डिसीजंस ले सकते हैं। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर, मतलब इसने बोला कि ठीक है हम लोग चुनाव इलेक्शन वगैरह कराएंगे। अच्छा, जब इसका परिणाम आया तो एक अच्छी चीज सामने दिखी कि 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों पर कांग्रेस की सरकार बन गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि इसमें कितने जो है सीटों पर, कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो 7। ये फैक्ट वाले क्वेश्चंस हैं। और ये स्वायत्तीय प्रायत्ता याद रखिएगा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इसका प्रावधान किया गया है, इसीलिए क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा जो है विश्व युद्ध जो है वो छिड़ गया। पहला विश्व युद्ध हमने पढ़ लिया है, अब यहाँ पर आता है दूसरा विश्व युद्ध। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के जो नेता हैं वो ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद करने को तैयार थे। बट आपको पता है फिर ये पीछे हो जाते हैं कांग्रेस, क्योंकि इन्होंने अपनी डिमांड रख दी कि ठीक है हम प्रथम विश्व युद्ध में हम हेल्प करेंगे, बट उसके बाद से हमको स्वतंत्रता चाहिए, हमें स्वतंत्र कर दिया जाए। अब इस मांग को अंग्रेजों ने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर क्या हो गया, कांग्रेसी सरकार ने फिर इनके विरोध में इस्तीफा दे दिया। तो ये सारी स्टोरी आपसे पूछी जाएगी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में जैसे ही दूसरा युद्ध छिड़ता है, तो जब ये होता है कि ठीक है हम लोग भी शामिल हो जाएंगे, बट जैसे ही अंग्रेजों की तो रणनीति, आपको स्ट्रैटेजी पता ही है, वो चाहते ही नहीं थे, वो बस अपना काम निकालना चाहते थे। और जैसे ही डिमांड सुने कि भाई इनको तो ये लोग स्वतंत्र करने की मांग कर रहे हैं, तो बस यहीं पर रिजेक्ट। फिर जितने भी कांग्रेसी सरकार थे उन लोगों ने भी इसका विरोध किया और अपना इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अब प्रांतीय स्वायत्तता से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखिए, ये क्वेश्चन आपका सीटेट ने भी पूछा है एंड एनटीपीसी ने भी पूछा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला ही प्रश्न जो अभी हमने सेम टॉपिक पढ़ा था कि प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किस एक्ट में किया गया है, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हायर लेवल के एग्जाम्स में भी आते हैं। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935
और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा के 500 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर दीजिएगा। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ए। अगला देखिए, सरोजनी नायडू जी 1925 में किस सत्र में कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनती हैं? कानपुर। और ये पहली भारतीय महिला थी। भारतीय मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनके पहले एक महिला बन चुकी थी, एनी बेसेंट, बट ये भारतीय नहीं थी। तो पहली महिला थी हमारी एनी बेसेंट और पहली भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू। ठीक है, कानपुर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका हिमाचल प्रदेश का जो टीजीटी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, टेट वाला, उसमें पूछा है कि दूसरा विश्व युद्ध का काल क्या था? तो 1939 से 45। ये आपके पीडीएफ में ही लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए। तो बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है। ये देखिए 1939 दूसरा विश्व युद्ध। तो डेट वगैरह पे ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सिर्फ आपको यहाँ पर नहीं, हर एक एग्जाम में हेल्प करेगा। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। चलिए, अब यहाँ पे आता है भारत छोड़ो। और उसके बाद, क्योंकि इसी भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया है? महात्मा गांधी जी ने। किस आंदोलन में दिया है? भारत छोड़ो आंदोलन। आपने देखा कि किस तरीके से इसका विरोध हुआ था दूसरे विश्व युद्ध में, जब बात नहीं मानी अंग्रेजों ने, उसके बाद से महात्मा गांधी जी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद से एक आंदोलन ही छेड़ दिया अंग्रेजों के खिलाफ। और इन्होंने अंग्रेजों को कह दिया कि जितना जल्दी हो सके भारत छोड़कर चले जाओ। लोगों से भी कहा कि भाई जितने लोग भी हैं सब इस आंदोलन में आइए, अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। और यहीं पर इन्होंने बोला करो या मरो। ठीक है, और जैसे ये आंदोलन शुरू होता है, आपको पता ही है अंग्रेज वही दमनकारी रास्ता अपनाएंगे। जितने भी बड़े बड़े नेता थे ना, सबको बंद करके जेल में डाल दिया। उनको लगा कि इन सभी को जेल में डालेंगे तो ये आंदोलन जो है यहीं पर समाप्त हो जाएगा। बट इन लोगों ने पहले से अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी कि ऐसा जरूर होगा कि हमें जेल में बंद किया जाएगा। तो 2 रो में इन लोगों ने शामिल किया था कि सबसे पहले मान लो अगर बड़े नेता को इन लोगों ने बंद कर दिया तो उसके बाद का जो ये आंदोलन है वो रुकना नहीं चाहिए। और इस आंदोलन को संभालेंगे किसान और युवा। ठीक है, किसान एंड यूथ। तो वही होता है, जब इन लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है तो आंदोलन समाप्त नहीं होता है, क्योंकि जो किसान थे, जो हमारी यूथ थी, वो इसमें शामिल हो जाती हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स थे वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस आंदोलन में आ जाते हैं। महिलाएं भी आती हैं इसमें। देश भर में संचार तथा राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। ठीक है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन ना आपका ये अगस्त आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अगस्त 1942 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो इसी अगस्त में हुआ था, तो इसलिए हम इसको अगस्त आंदोलन भी बोलते हैं। उसके बाद से आपको पता है कि सबसे पहले वही है, जब ये आंदोलन शुरू हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, 90,000 से ज़्यादा लोगों को, 1942 में ये आंदोलन शुरू होता है और 1943 के लास्ट में 90,000 से ज़्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिया। और इसमें से 1,000 लोगों को तो मार भी दिया। ठीक है, ऊपर से हवाई जहाज़ के ऊपर से ना ऐसे गोली वगैरह जो है बरसाने लगे थे। बट ये विद्रोह काफ़ी खतरनाक था और इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से जो मैं आपको फैक्ट बताती हूँ ये आपको हेल्प करेगा सीटेट के सोशल साइंस में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये है हमारा, इसी से रिलेटेड है कि 1942 का। और ये देखिएगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2011 प्रीलिम्स में पूछा हुआ है और ये आपका सीटेट ने भी पूछा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ध्यान देना, सही नहीं है। सबसे पहले हम इसको अगस्त आंदोलन के नाम से जानते हैं क्योंकि अगस्त में शुरू होता है और ये भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व हमारे महात्मा गांधी जी ने किया है। ठीक है, यह जो है एक सहज आंदोलन था। ये भी आपसे पूछेगा कि यह जो है एक सेकेंड, हाँ, और इसमें ये वाली लाइन देखिएगा आप एक बार, इसने सामान्य रूप से श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। ये बात गलत है। आप मुझे बताओ, इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, किसान, युवा, महिलाएं सब इसमें शामिल हुई थी, सब शामिल हुए थे। तो वो तो स्टेटमेंट ही हमारा गलत हो गया है। ठीक है, और ये 1942 की घटना है तो ये बात सही है, अगस्त 1942। तो यहाँ पर देखिए, यह आंदोलन भारत अगस्त आंदोलन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, और इसी में गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। इसका नेतृत्व हमारे गांधी जी ने ही किया है। एक सहज आंदोलन था, इसमें सामान्य रूप से श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। ये गलत है। ठीक है, और यही सही हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे, सही नहीं है। इसमें जितने भी श्रमिक वर्ग थे ना, सब शामिल हुए थे इस वजह से।
चलिए, और ये आप देखिए जो आंदोलन था उसमें ये पुलिस वाले जो हैं जेल में बंद कर रहे थे उस समय की एक फोटो है, 1942 का है। आगे देखते हैं, ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, और इनसे क्वेश्चन पूछता है क्योंकि इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। इन्होंने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी है। किसकी? राष्ट्रपिता की। और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी है? सुभाष चंद्र बोस ने। INA आज़ाद हिंद फौज का गठन इन्होंने ही किया है। ये गांधी जी का जो अहिंसा वाला आदर्श था ना, इसमें भरोसा नहीं करते थे, ठीक है, फिर भी इन्होंने राष्ट्रपिता की उपाधि इनको दी हुई है। और यहाँ से इनसे जो क्वेश्चन पूछेगा ये तो मैंने आपको बता दिया है। 1941 में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 1941 में सुभाष चंद्र बोस जी बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ देते हैं और जर्मनी के रास्ते पहुंच जाते हैं सिंगापुर, और सिंगापुर में ही इन्होंने आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कब कहाँ हुआ है? तो सिंगापुर में होता है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ठीक है। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया। 1944 में INA इम्फाल और कोहिमा की ओर से जब भारत में ऐसे एंटर होते हैं वहीं पर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये अभियान सफल नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे INA के सबको कैद कर लिया जाता है और इन पे मुकदमे चलाए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने कोशिश तो की थी बट वही है, लास्ट में ये फेल हो जाता है। जैसे ये लोग इम्फाल के रास्ते और कोहिमा के रास्ते से सोचते हैं चलो अब चला जाए भाई, बट वहीं पे सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी है और आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया है, ठीक है। चलिए, वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ मैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। अभी हमने देखा ये यूपी का जो JEE वाला एग्जाम होता है उसमें भी पूछा है प्लस CTET में भी, ठीक है। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। ये देखिए, टॉपिक के साथ अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको आसानी होगी। ये हिमाचल प्रदेश का TGT में पूछा है और CTET ने UP TET में भी पूछा हुआ है। आप एक बार सोशल साइंस वाला क्वेश्चंस देखिएगा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी है? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। अब आपको आसान लग रहे होंगे क्योंकि आपने पढ़ लिया है। और ये एक फ़ोटो है गांधी जी का और जवाहरलाल नेहरू जी का। जुलाई 1946 का जो अधिवेशन था उसमें ये लोग आपस में यहाँ पर कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी एक फ़ोटो है। सबसे पहले समझ लीजिए कि सामान्य निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। ये ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर किसी भी धर्म, किसी भी कम्युनिटी के लिए कोई आरक्षण नहीं होता है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी आगे चल के आपको इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स देखने हैं कि सामान्य निर्वाचन क्षेत्र जहाँ पर कोई भी धर्म, कोई भी कम्युनिटी के लिए कोई आरक्षण नहीं था, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को अपने दिमाग में बना के रखिए। अब देखिए, हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब मेन चीज़ ये है कि आखिर में भारत और ये पाकिस्तान ये नया कैसे अलग हो जाते हैं, इनका विभाजन कैसे हो जाता है, कैबिनेट मिशन क्यों आता है भारत में, प्लस यहाँ पर जो मुस्लिम लीग थी उसकी आखिर में मांग क्यों बाद में बन जाती है कि हमें अपना अलग से देश चाहिए। ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। तो देखिए 1940 में यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्योंकि 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की डिमांड कर दी और उसने कहा कि स्वतंत्र राज्य हमें चाहिए और ये मांग करते हुए उसने प्रस्ताव पारित किया। अब ये जब उसने प्रस्ताव पारित किया था ना, तब तक ऐसा कुछ पाकिस्तान का जिक्र था नहीं, बट आगे जाकर जो मुस्लिम लीग थी उसने पाकिस्तान की डिमांड रखी और उसके बहुत सारे रीज़न थे, मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि अचानक से मुस्लिम लीग ने नहीं बोला कि भाई हमको अपना पाकिस्तान चाहिए, अलग से चाहिए, नहीं। ये धीरे धीरे चीज़ें शुरू होती हैं और इसकी शुरुआत होती है 1930। अब सारी स्टोरी आपको समझनी है। देखो 1930 का समय था, आखिरी साल में लीग जो है वो मुसलमान और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगा। क्योंकि आपने देखा होगा 1937 में चुनाव होता है, 11 में से जो है 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन जाती है। फिर लीग ने जब बोला कि हम लोग मिल के करते हैं तो उस समय कांग्रेस ने इस चीज़ को रिजेक्ट भी कर दिया था। बहुत सारे रीज़न थे। तो लीग को लगा कि भाई ये मुसलमान और हिंदू अलग अलग हैं और इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशक में हिंदू और मुसलमान के कुछ संगठन के बीच में तनाव पैदा हुआ था। इसी वजह से हुआ, ये अचानक से मन में नहीं आया था कि मुसलमान और हिंदू अलग है, नहीं। यहाँ तक पहुँचने में इनको 20 और 30 के दशक में ये जो हिंदू और मुसलमान के जो कुछ संगठन थे, इनका संगठन अलग था, इनका संगठन अलग था। अब इन दोनों के संगठन के बीच में कुछ तनाव पैदा हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे जब तनाव पैदा होता है उसके बाद से आप देखिएगा, उसके बाद बीच में आ जाता है, अभी हमने देखा वो 1937 का जो चुनाव होता है जिसमें कांग्रेस 11 में से 7 प्रांतों पे जीत जाती है। तो कहीं ना कहीं जो ये चुनाव था, ये 1937 के जो प्रांतीय चुनाव थे, संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहा होगा। ठीक है, इन चुनावों ने, ये जो चुनाव होते हैं मुस्लिम लीग को, ये जब चुनाव होता है तो मुस्लिम लीग को कहीं ना कहीं ये भरोसा हो गया कि हम मुसलमान जो है ना यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, कि ये जो मुसलमान है ना यहाँ पे, तो इनको यहाँ पर यकीन हो गया कि यहाँ पर जो मुसलमान है वो अल्पसंख्यक है और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौड़ भूमिका ही निभानी पड़ेगी। एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा बहुत, हाँ एक सेकंड, मुझे कई बार मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कि हमें स्क्रीन पे दिखती नहीं है, आप प्लीज़ लाइव लेकर आइए, आप डिजिटल ही पढ़ाइए। तो कई बार मैं अभी सोच रही हूँ कि लाइव क्लासेस भी लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको इस तरीके से चीज़ें समझ में आती हैं, अच्छे से दिखाई देता है या नहीं, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताएं, ठीक है। क्योंकि अगर वॉइस अच्छे से नहीं आएगी, PDF पे अच्छे से दिखेगा नहीं, तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि जब 1937 का चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में मुस्लिम लीग को लग गया कि जो हम मुसलमान हैं ना यहाँ पे अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, और कहीं भी किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में हमेशा हमारी जो भूमिका होगी वो सेकेंडरी होगी, गौड़ भूमिका होगी, हम कभी भी एकदम फर्स्ट पे प्रायोरिटीज़ नहीं होंगे। इस चुनाव के बाद से इनको लग गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से धीरे धीरे चीज़ें शुरू हो रही हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये बोलेंगे कि हमें चाहिए पाकिस्तान, ठीक है। अब ये चुनाव होता है, इनको लग गया भाई कि हम गौड़ भूमिका ही हमारी होगी। इनको ये भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान को कोई प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए, ठीक है, इनको ये भी डर था। 1937 में मुस्लिम लीग जो है संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी। जब ये आपने देखा होगा कि अभी जब हम ऊपर पढ़ रहे थे कि 1937 में 11 में से 7 प्रांतों पे कांग्रेस जीत जाती है, तो मुस्लिम लीग ने बोला कि ठीक है, जो संयुक्त प्रांत है हम कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। बट कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इस प्रस्ताव को, जिससे इनको और जो भरोसा था ना कि हम गौड़ भूमिका ही रहेंगे, हमारी कोई यहाँ पे वो नहीं रहेगी, ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया और इनके बीच का फासला बढ़ गया। क्योंकि पहले ही कांग्रेस ने इनकी जो डिमांड थी उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब 30 का दशक आता है और यहाँ से जो मुस्लिम लीग थी ना, उसने मुस्लिम जनता में एक तरीके का अपना प्रभुत्व स्थापित करने में कामयाब भी हो गए, क्योंकि उस समय मोस्टली जो कांग्रेस के जो नेता थे वो जेल में बंद थे, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों ने मुस्लिम जनता को अपनी तरफ बहुत आकर्षित किया। इवन जब चुनाव होता है इसमें अच्छे खासे नंबर्स पे जीत भी जाते हैं। तो 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता, कांग्रेस तो चलो फेल हो गई, बट लीग ने आराम से पूरा अपना फैला लिया हर जगह। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के, ठीक है, अब 40 का दशक था, आंदोलन चल रहा था, अब मोस्टली जो नेता थे वो जेल में बंद थे, तो लीग ने इसका फ़ायदा भी उठाया और अपना प्रभाव तेज़ी से फैलाने का प्रयास किया। फिर आता है 1935, इसमें हो जाता है विश्व युद्ध खत्म। जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हो जाता है तो अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी, क्योंकि बाद में मान जाते हैं ये भी अंग्रेज कि ठीक है तुम लोग शामिल हो जाओ विश्व युद्ध में, हम लड़ाई वड़ाई खत्म हो जाएगी तो हम स्वतंत्रता जो है तुम्हारी बात मानते हैं। तो हो जाता है सारी चीज़ें, अब कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर देते हैं ये। बट ये जो बातें हो रही थी फेल हो जाता है, क्योंकि लीग ने कह दिया कि उसको भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। अब कांग्रेस इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि केवल मुसलमान ही एकमात्र प्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान आज भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, ठीक है। तो कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये मामला फिर फंस गया। उसके बाद से आता है 1946। अब इसमें दोबारा से चुनाव होता है, प्रांतीय चुनाव। प्रांतीय चुनाव अब आपको पता ही होगा ना, प्रांतों में होगा और उसके आप डिसीजंस खुद से ले सकते हैं। तो इन प्रांतीय चुनाव होते हैं सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र का मतलब जहां पर किसी भी क्षेत्र में किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय को आप आरक्षण नहीं था, ठीक है। तो जब ये चुनाव होता है तो सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक था, बट जो मुसलमान थे ना उनका भी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छी खासी सफलता मिली आरक्षित सीटों पर, ठीक है। इनके पास भी अच्छा खासा सीट आया, अच्छे खासे प्रांत। तो अब लीग ने कहा, पाकिस्तान की मांग उसने फिर से स्टार्ट की कि हमें पाकिस्तान चाहिए। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भारत भेजी,
ठीक है। और वो जो कमेटी आती है भारत में, उसने ये एडवाइस किया कि भारत जो है अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। अब आपको पता ही है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग फिर से इसको रिजेक्ट कर देते हैं। दोनों ने कहा नहीं भैया, यह प्रस्ताव हमको मंजूर नहीं है। ठीक है। मुस्लिम लीग लेकिन अपनी मांग पे डटी रही। उसने कहा हमें चाहिए पाकिस्तान, अलग देश। और एक आता है बहुत ही भयानक दिन जो कि कोई भूल नहीं सकता है, 16 अगस्त 1946। और ये आप जो लोग देख रहे हैं ना, ये बेचारे रातों रात घर से बेघर हो गए, क्योंकि जब ये मांग उठती है कांग्रेस इसको मानती नहीं है। फिर उसके बाद से दंगे होने लगते हैं और इसमें लीग ने जब अपनी मांग मंगवाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया, कि क्योंकि मांग तो मानी नहीं जा रही थी इनकी पाकिस्तान वाली, तो लीग ने इसके लिए आंदोलन शुरू किया कि नहीं भैया हमें चाहिए। और इस आंदोलन में लाखों लोग जो है मर जाते हैं, महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार होता है। और इसी के बाद से फिर कांग्रेस भी बोलती है कि ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे ही भारतीय लोग हैं और यहाँ पे खून खराबा हो रहा है। इसके बाद से इनकी मांग को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे लोग हैं यहाँ पर। तो जैसे ही इसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इनके जो आई थी कमेटी, तो उसमें सहमत नहीं थे ये लोग। तो अब आपको पता ही है, देश का विभाजन जो है अवश्यंभावी था। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद, क्योंकि कैबिनेट ही आती है वहाँ पे जो कमेटी बनती है, तो कैबिनेट मिशन के जो फेल होने के बाद से मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। कहा कि भैया अगर नहीं दोगे तो हम आंदोलन तो शुरू करेंगे। और मुस्लिम लीग ने ये जो आंदोलन शुरू किया बहुत खतरनाक था। इसको हम 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। तो इन लोगों ने जब आंदोलन शुरू किया तो बोला कि देखो 16 अगस्त 1946 का दिन है और इस दिन हम मनाएंगे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। अब ये आंदोलन जब शुरू होता है तो कलकत्ता में जो है दंगे भड़क उठे और ये एक दिन नहीं कई दिनों तक चलता रहा। कई दिनों तक ये दंगे चलते रहे, कई दिनों तक हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में जो है हिंसा फैल चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी पाकिस्तान। ठीक है, तो इतना खून खराबा हो रहा था। तो फिर कांग्रेस के ही बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को देखा, फिर कहा कि ठीक है, इनकी जो मांग है हम ये एक्सेप्ट करते हैं। कई लाख लोग मारे गए, बहुत सारी महिलाएं जो हैं उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ, करोड़ों लोगों का घर जो है छूट गया, वो घर छोड़कर उनको भागना पड़ा। ये फोटो आप देख सकते हैं। ठीक है, अपने खुद के जहाँ पे उनका होम टाउन था, अपने मूल स्थान से ये लोग बिछड़ गए, रातों रात एक तरीके से अजनबी बन चुके थे। और विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की जो है सकल सूरत बदल गई और यहाँ से उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म होता है। तो इस तरीके से यह आनंद जो है वो विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ जो स्वतंत्रता है वो हमारे सामने आया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से लीग ने धीरे धीरे अपनी पाकिस्तान की मांग को रखी। जब लास्ट में नहीं माना गया तो उसने एक आंदोलन भी शुरू कर दिया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया और ये आंदोलन कई दिनों तक चला। इसमें लाखों लोग मर गए, महिलाएं जो हैं वो उनके साथ बहुत गलत हुआ, प्लस लोग अपना घर बार सब छोड़कर भाग गए अलग जगह पे। तो इतना खून खराबा हुआ, लास्ट में वही हुआ कि ठीक है, पाकिस्तान एक नया देश सामने आता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक दिन की तो कुछ थी नहीं चीज़ें। इस तरीके से आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, बट अभी इस पे क्वेश्चंस और 2-3 चीज़ें पढ़नी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड पूछा हुआ है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला लिखा हुआ है कि कांग्रेस ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। कांग्रेस ने नहीं मनाया भाई, लीग ने मनाया है, मुस्लिम लीग ने। यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, जन आंदोलन शुरू करता है मुस्लिम लीग एंड 16 अगस्त को कहता है कि हमको मनाना है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ठीक है, तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं क्योंकि इसमें से आपसे पूछा है कि कौन सा असत्य है। और सबसे पहले ये कार्यवाही दिवस कलकत्ता में ही मनाया जाता है और वहाँ पर दंगे हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो ये बात तो सही है, बट ये गलत है क्योंकि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कांग्रेस ने नहीं, मुस्लिम लीग ने मनाया था। ठीक है, तो पहला गलत, दूसरा सही। असत्य आपसे पूछा है, ओनली फर्स्ट। ठीक है, कैबिनेट मिशन। और ये आपका यूपी जूनियर जो एडेड टीचर हुआ था ना 2021 लेटेस्ट वाला है। ठीक है, उसमें पूछा था कि भारत में कैबिनेट मिशन आता कब है। मार्च 1946 में आता है, 1946 में। अभी हमने पढ़ा है, ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1946 याद रखिएगा, मार्च।
ये आपको फोटो दिख रहा होगा, ये हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान है। यहाँ पर साइड में आपको दिख रहे होंगे हमारे गांधी जी हैं। इनको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। ये पश्तूक नेता हैं और इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछता है। आप यहाँ पर देखिए, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत के ये प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। ठीक है, इनको गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं हम, और ये खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। ठीक है, यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान जो है ये भी भारत का विभाजन नहीं चाहते थे, क्योंकि ये भी नहीं चाहते थे कि भारत का जो है हमारे विभाजन होना चाहिए। बट आपको पता ही है लास्ट में इतनी सारी घटनाएं हो गई कि लास्ट में इन लोगों को भी मानना ही पड़ा। तो वह खुदाई खिदमतकार के संगठन के संस्थापक थे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, और उनके प्रांत के पठानों में ये काफ़ी लोकप्रिय थे। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की भी इन्होंने काफ़ी भत्सना की थी कि तुमने क्यों मंजूरी दी है, ये कभी नहीं चाहते थे। ठीक है, तो ये है हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ये देखिए, क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ मैं, ये रहा, 2013 में पूछा हुआ है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन शुरू किया, जिसे हम किस रूप में जानते हैं, बताइए। ये रहा ऑप्शन, राम रहीम नहीं, खिलाफत नहीं, पख्तून नहीं। कौन सा आंदोलन था? खुदाई खिदमतगार। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है सीटेट ने। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार जो आंदोलन है इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो 2013 का है, याद रखिएगा। चलिए, यहां से कुछ कुछ चीजें पूछी जाती हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी। ये आपके जो है मौलाना आजाद हैं, इनसे सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछता है कि इनका जन्म कहां पर हुआ था? मक्का में। बंगाल लिखता है, याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था मक्का में। इनके पिता बंगाली और माँ अरब मूल की निवासी थी। बहुत सारी भाषाएं जानते थे ये। आज़ाद इस्लाम के विद्वान भी थे। वहादते दिन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के भी हिमायती थे। ठीक है, और गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। इन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया है। तो ये जो पॉइंट्स हैं आपको याद रखना है मौलाना आजाद से रिलेटेड। ठीक है, इनका जन्म याद रखिएगा मक्का में हुआ है। जिन्ना का जो 2 राष्ट्र सिद्धांत था ना, इसका इन्होंने काफी विरोध किया है। ये है आपके राजगोपालाचारी जी, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है क्योंकि ये राष्ट्रवादी, और दक्षिण में जो नमक स्टार्ट किया था ना, नमक सत्याग्रह, वो इन्होंने ही किया था, राजगोपालाचारी ने, दक्षिण में। 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे। अच्छा, ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं। लोग इनको राजा जी के नाम से जानते थे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे जब हमको आज़ादी मिलती है ना, तो उस समय हमारे पहले भारतीय गवर्नर जनरल यही बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा जिन्ना, महात्मा गांधी। अच्छा, जिन्ना जो है लखनऊ समझौता कराने में इसकी बहुत अहम भूमिका थी। हमने पढ़ा ना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के ही बीच में होता है, और कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम एकता में का समर्थन भी करता था। लखनऊ समझौता भी इसने करवाया, बट बाद में इसने ही पाकिस्तान का एक तरीके से ना जो मुद्दा था स्थापना, उसको बहुत ही ज़्यादा एक तरीके का होता है ना, स्टार्ट कर दिया, इसी ने किया है। देखिए, लिखा भी है कि हिंदू मुस्लिम एकता में काफ़ी सक्रिय था। लखनऊ समझौता भी इसने करवाया। 1934 के बाद उसने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया, और अंत में पाकिस्तान की स्थापना में सबसे प्रमुख प्रवक्ताओं की कतार में पहुंच गया। ठीक है, तो लास्ट में इसी ने एक तरीके का पूरा डिमांड कर दिया। ये जो क्वेश्चन है ये आपका एमपी पुलिस में पूछा हुआ है, और सीटेट ने भी पूछा था कि मौलाना आज़ाद के बारे में असत्य कथन का चयन करो। तो देख लीजिए, अभी हमने पढ़ा, वह जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत था इसके विरोधी थे। जी हाँ। आज़ाद इस्लामिक विद्वान और वहादत ए दीन की धारणा के प्रतिपादक थे। जी हाँ। वह कई भाषाओं के जानकार थे। इनका जन्म बंगाल में नहीं, इनका जन्म हुआ था मक्का में, अभी हमने पढ़ा, तो यही गलत है, और गलत वाला पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4। श्री राजगोपालाचारी हमारे भारतीय स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, और हम इनको राजा जी के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण में इन्होंने नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। तो इनके बारे में आपको बताना है क्या सही नहीं है। एसएससी में भी पूछा है और सीटेट में भी।
ठीक है, देखिए, पहले गवर्नर जनरल थे, सही है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे। बट ये लाइन जो लिखा है ना कि पद्मश्री पुरस्कार सबसे पहले इनको मिला, ये बात गलत है और यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। तो बस यहाँ तक हो गई हमारी क्लास और आज हमारा पूरा सोशल साइंस कंप्लीट होता है। बाकी आपको रिवीजन करना है, ये नहीं कि क्लास 6, 7, 8 सब भूल ही जाओ भाई, रिवीजन करते रहो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। रिवीजन वाली क्लास चाहिए होगी तो मैसेज कर देना, बाकी जिसने नोट्स नहीं लिया आप व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।